कितने रहे तुम्हारी क्लास में हाईएस्ट बेटा? किसके आए हैं? चलो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। मैंने जिसके जिसके भी सुने, सबके मैंने 80 अबव ही सुने थे। कल वहाँ पे बैठे हुए थे, जब रिजल्ट देख रहे थे तो 80 अबव ही मोस्टली मेरे को सुनने को मिला। तो अच्छा रहा आप लोग का रिजल्ट, और बेस्ट वे में अपना परफॉर्मेंस देना है आपको अब सीए फाउंडेशन में, है ना। तो यहाँ तक तो अभी कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं था, आगे जाके इसकी कीमत है। तो जो है, इससे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। द बेटर पार्ट इज़ दैट कि अपन को बेस्ट फोकस करना है प्रोफेशनल डिग्री पे, है ना। आई थिंक बेटा ये वाला सेक्शन समझाया था मैंने आपको, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और फिर किससे लेंगे? आईसीआई से लेंगे, ठीक है। हमने देखो इसेंशियल एलिमेंट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे बेटा अपने, उसके अंदर दो तो पूरे तरीके से कवर कर लिए। कौन से? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज और फ्री कंसेंट, है ना। अब अपन को क्या लेना है यहाँ पर? अब अपन को लेना है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के कारण कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैसा होता है? वॉइड होता है, ठीक है। और इन चीज़ों को अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन में लिया जाएगा। पहला पॉइंट कवर कराया था फॉरबिडन बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, पुष्पा मूवी, सैंडलवुड, है ना, चंदन की लकड़ी की तस्करी, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और इट शुड बी फॉरबिडन बाय लॉ, नॉट बाय एन ऑफिसर। नेक्स्ट क्या आया? डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, लॉ के प्रोविजन को हराने वाला है। दो एग्जाम्पल लिए थे, एक हिंदू लॉ का लिया था अपन ने। हिंदू लॉ में क्या लिखा हुआ है? पेरेंट्स का अपने बच्चों पे राइट बनता है। अगर आप पेरेंट्स को बोलते हो हम आपको इतने रुपए देंगे, है ना, आप अपना बच्चा हमें गोद दे दो, तो ये गलत है। दूसरा एग्जाम्पल लिया था लिमिटेशन एक्ट का। डेटर कहता है क्रेडिटर से कि भाई 3 साल के बाद भी तू मुझ पे केस कर पाएगा, आई विल नॉट प्लीड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो ये भी गलत है, ठीक है। जब लॉ ने लिमिट लगाई कितनी? 3 साल की, तो अपन उसे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर इसके अंदर था अपना डिफीट एनी रूल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया। मैंने बताया था आपको, रूल्स बनाते हैं हमारे, कौन कौन बनाता है? देखो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह रूल्स बनाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में लिखा हुआ है साफ साफ कि हमारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी हम खुद डिसाइड करेंगे। सपोज करो लिक्विडेटर जो कि कोर्ट का ऑफिसर होता है, ऑफिशियल रिसीवर भी, दिवालिये के केस में जो अपॉइंट होता है, पार्टीज ने बोला कि इसने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली ना, तो हम इसे इतने की सैलरी देंगे। गलत है कि नहीं है? बताओ। गलत है, क्योंकि उसकी सैलरी डिसाइड करने की पावर उनके पास है ही नहीं। इट इज़ डिफीटिंग एनी रूल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया। फ्रॉड्यूलेंट है, ए जो है वो गुड्स बेच रहा है बेटा बी को, जबकि उसे पता है कि बी इसे आउट ऑफ कंट्री स्मगल करेगा। ऑब्जेक्ट कैसा है? फ्रॉड्यूलेंट है, ठीक है। कवर्ड अंडर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कॉजिंग इंजरी टू पर्सन और हिज प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है। प्रॉपर्टी में तो कॉपीराइट वाला एग्जांपल दिया था, कॉपीराइट बी का है और बेच रहा है ए, गलत है कि नहीं है? बताओ। कॉजिंग इंजरी टू बीज प्रॉपर्टी, कवर्ड अंडर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। पर्सन वाले में एग्जांपल दिया था, देखो ये वाला याद आएगा आपको। ए ने बी से बोला कि मैं तुझे, है ना, 10 लाख रुपए का लोन दे रहा हूँ, और ये जो अमाउंट है ना, तुझे मुझे लमसम वापस नहीं करना, तुझे क्या करना है? मेरे यहाँ मैनुअल लेबर करना पड़ेगा, और अगर तू एक दिन भी छुट्टी लेगा ना, तो तेरे अगेंस्ट ये पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, है ना, ये पेनल्टी लगाई जाएगी। गलत है कि नहीं है? बताओ, ठीक है। इट इज कॉजिंग स्लेवरी, कॉजिंग इंजरी टू अ पर्सन, कवर्ड अंडर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा हमारा? वॉइड होगा।
आगे दिया इमोरल वाला, इमोरल का एग्जाम्पल दिया था कि मैरिड लेडी है ना, याद आ रहा है, हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी, ठीक है, कवर्ड अंडर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। लास्ट लिया था अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक को नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो इसमें जाएंगे, जैसे एलियन एनिमी के साथ ट्रेड करना, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। इसके बहुत सारे पॉइंट अभी आएंगे क्योंकि अपना नेक्स्ट टॉपिक ही क्या होगा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो अभी एक बार इतना मैटर करने जा रहे हैं आईसीआई से। अच्छा, अब क्या याद करना है वो सुनो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल इस टॉपिक में मिलेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने शायद मार्क भी करवाया था, दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर केस स्टडी पर्पस। और अगर केस स्टडी में कुछ भी बन के आ गया सपोज करो, तो केस स्टडी में लीगल प्रोविजन, फैक्ट कंक्लूजन याद है, लीगल प्रोविजन में क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ड्यू टू अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज void and followings are covered under this, ये 7 की हेडिंग आनी चाहिए। तो अगर केस स्टडी आई तो वैसे आ जाएगा, और अगर थियोरटिकल आ गया सपोज करो कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के बारे में बताओ, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, 2-3 लाइनें बता दूंगी, पॉइंट्स तो तुम्हें याद ही होंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वही लाइनें लिखनी होंगी। जैसे अगर मैंने ये वाला पॉइंट आ गया सपोज करो फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, देन इट विल बी कवर्ड अंडर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। और अगर और भी बड़ा आ गया तो हमारे पास देने को एग्जाम्पल तो है ही, समझ रहे हो ना बात, तो एक एक वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, लर्न कर लो हेडिंग, है ना, और केस स्टडी आए तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो टॉपिक। 7 पॉइंट से बोलोगे मैम यहाँ तो 6 ही आ रहे हैं, अच्छा मुझे फटाफट सोच के बताओ कौन सा मिसिंग है। तुमने 7 पढ़े हैं ना, इमोरल तो आ रहा है भाई, ये रहा रूल 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 फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया, 3rd नंबर वाला मिसिंग है ना। अब बोलोगे जब डिस्क्रिप्शन ये पढ़ाएगा ना बेटा आपको, तो उसके अंदर दे देगा टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 7 हो गए ना। तो अपन ने साथ में ही एक साथ पढ़ लिए। अब आ जाओ एक बार पॉइंट नंबर 1 पे, फॉरबिडन बाय लॉ, शुड बी फॉरबिडन बाय लॉ नॉट बाय एन ऑफिसर, याद आ रहा है, तो ये वही वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। घास काटने के लिए लाइसेंस दिया था, शर्त लगाई थी फॉरेस्ट ऑफिसर ने, मेरी परमिशन के बिना किसी और को असाइन नहीं करोगे, फॉरेस्ट एक्ट में ऐसा कोई बैन नहीं है, तो बोला इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इट इज प्रोहिबिटेड बाय एन ऑफिसर, ठीक है ना, तो इसे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, ठीक है, तो ये वॉइड नहीं हुआ। पढ़ लेना एक बार, मैंने तुम्हें समझा दिया है। आगे यहाँ पर आंसर आ रहा है दैट द एग्रीमेंट विल बी वैलिड, एग्रीमेंट विल बी वैलिड, ये वही है ग्रास काटिंग वाला लाइसेंस वाला एग्जाम्पल लिया था जो। अच्छा ये पढ़ लो, ये नया है, फादर हैज अरेंज द मैरिज ऑफ 17-year बॉय टू डोवरी, दो चीजें गलत हो गई है ना, तो एक तो भाई चाइल्ड मैरिज एक्ट में कवर हो गया उधर, और इधर डोवरी वाले एक्ट में भी कवर हो गया। प्रोहिबिटेड बाय लॉ है कि नहीं है बताओ, फॉरबिडन बाय लॉ, कवर्ड अंडर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। समझ आ गई बात, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आ रहा है डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, याद करो मैम ने 2 एग्जाम्पल दिए, एक हिंदू लॉ और एक लिमिटेशन एक्ट, दोनों आएंगे देखो अभी, एक सेकेंड। Hindu law is defeated by an agreement to give son in adoption in consideration of annual allowance to the natural parents, ठीक है। अब बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट की। डेटर कह रहा था ना, आई विल नॉट प्लीड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 3 साल बाद भी तू मेरे पे केस कर सकता है। भाई ऐसे कैसे कर सकता है, कोर्ट ने जब लिखा है लॉ में 3 साल तक ही कर सकता है, तो 3 साल तक ही कर सकता है ना। देखो क्या लिखा है, लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट विल बी डिफीटेड by an agreement between the debtor, agreement by a debtor not to plead the period of limitation। इसका मतलब क्या है लाइन का, डेटर कहता है मैं कभी भी लिमिटेशन पीरियड की दुहाई नहीं दूंगा, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि ये डेप्ट टाइम बार्ड हो गया और मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है।
इनडायरेक्टली बोल रहा है ये कि तू कभी भी चाहे तो मेरे पे केस कर सकता है 3 साल के बाद भी, जो कि गलत है ना। लॉ ने लिमिट लगा रखी है 3 इयर्स, लिमिटेशन एक्ट ने। व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट, देखो पढ़ो, वही एग्जाम्पल दिया हुआ है। गुड्स जो है बेचे जा रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्मगलिंग देम आउट ऑफ कंट्री। ऑब्जेक्ट फ्रॉडुलेंट कवर्ड हो गया, ये किस में चला गया, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन विल बी वॉइड। डिफीट द रूल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया, मैंने तुम्हें लिक्विडेटर वाला एग्जाम्पल दिया था, आईसीआई में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ। अच्छा देखो यहाँ पर कॉजिंग इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है कॉपीराइट वाला जो दिया था, फिर पर्सन का एग्जाम्पल है केजीएफ वाला अपना, है ना, मैनुअल लेबर। स्लेवरी वर्ड कहीं ना कहीं आ रहा होगा, देखो इनको रटना नहीं है एग्जाम्पल को बेटा, ये तो केस स्टडी खुद बन के आएंगे। तुम्हें तो बस डिसीजन याद होना चाहिए किस पॉइंट में कवर्ड है, और वो 7 पॉइंट होता क्या है, वॉइड। डिसीजन क्या है, वॉइड। इन सभी में डिसीजन में यही लिखना है, ड्यू टू अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। हो जाएगा क्या बताओ। व्हेन द कंसिडरेशन इज इमोरल, देखो यही एग्जाम्पल बताया था। एक्चुअली आईसीआई क्या करता है, अपनी बुक से एज इट इज एग्जाम्पल छाप देता है कई बार, ऐसा बहुत बार हुआ है, इसीलिए मैंने जो एग्जाम्पल दिए तुम्हें आईसीआई के ही दिए। कम से कम इनमें से कोई आता है तो अपना गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इमोरल है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ गुड मॉरल्स। यहाँ से देखो ये आपका आंसर पार्ट बताओ, कंक्लूजन पार्ट इसमें गया तो कौन सा जाएगा। P was not entitled to recover the amount since the agreement has the object the divorce of D from her husband and the promise of marriage given under these circumstances against good morals। ये लास्ट में आएगा कंक्लूजन। अगेंस्ट गुड मॉरल्स है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, ठीक है ना। व्हेन द कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब पब्लिक को नुकसान पहुंचाने वाला है। यहाँ से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों, पूरा डेप्थ में पढ़ रहे हैं। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नेक्स्ट टॉपिक ही यही है। अच्छा आप मुझे बताओ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी वाले कैसे होंगे, वैलिड होंगे, वॉइड होंगे, वॉइडेबल होंगे, वॉइड होंगे। भाई उसी की तो कैटेगरी चल रही है ना बेटा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का ही तो 7th पॉइंट है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन वॉइड है तो ये भी तो वॉइड ही हुआ ना अपना, ठीक है। तो आप देखो इसको समझाते हैं आपको पहले, फिर यहाँ से लेंगे। पहला आ रहा है ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। जिस देश के साथ अपने देश का युद्ध चल रहा है उस एनिमी कंट्री के सभी सिटीजन्स को बोला जाता है एलियन एनिमी, ठीक है। इनके साथ अपन को ट्रेडिंग नहीं करनी, व्यापार नहीं करना। क्यों नहीं करना, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, जनता के खिलाफ है। कैसे, एग्जाम्पल दिया था याद करो, एक पाकिस्तानी और एक इंडियन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन को भेजने 10 लाख रुपए उसको। एट द टाइम ऑफ वॉर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होती नहीं है, ये 10 लाख किसके पास जाएंगे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट। इंडियन पीपल के अगेंस्ट यूज होंगे, पब्लिक के अगेंस्ट यूज होंगे इन द फॉर्म ऑफ आर्म एंड एम्यूनेशन, ठीक है। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी पावर दी गवर्नमेंट को, वर्ड आएगा विदाउट द लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी इज वॉइड। इसका मतलब तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइसेंस दे दे तो आप एलियन एनिमी के साथ भी व्यापार कर सकते हो। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, विदाउट द लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो फिर क्या है, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, वॉइड है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे दे तो इसका मतलब सही हो गया ये। वो बात अलग है कि पब्लिक सिक्योरिटी से ऊपर कुछ नहीं होता, तो एट द टाइम ऑफ वॉर गवर्नमेंट कभी ये ऑर्डर नहीं देगी, पर पावर जरूर बोल रखी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे दे तो एलियन एनिमी के साथ भी व्यापार किया जा सकता है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, फोर्स यूज करके, बल का प्रयोग करके किसी नॉर्मल चल रही लीगल कार्रवाई को रोकना। एन एग्रीमेंट टू प्रिवेंट प्रोसीडिंग फ्रॉम रनिंग इनटू नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स, फोर्स यूज करके किसी नॉर्मल चल रही प्रोसीडिंग को रोकने की कोशिश की है आपने, तो उसे बोलेंगे स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। एक स्टेटमेंट अंडरलाइन कराऊंगी, आईसीआई से जब लेंगे
उसमें एक स्टेटमेंट आएगा, नो वन शुड मेक ट्रेड ऑफ फेलोनी। नो वन शुड मेक ट्रेड ऑफ फेलोनी मतलब आप इस तरीके से जस्टिस का व्यापार नहीं कर सकते, आप इस तरीके से जस्टिस को, न्याय को खरीद और बेच नहीं सकते, तो ये गलत माना जाता है। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन में देखो क्या याद करना है अपने यहाँ बेटा, देखो क्रिमिनल मैटर्स के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो तुमने कोवर्जन में पढ़ा था इंडियन पीनल कोड आईपीसी, और एक है ये तुम्हारा इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके अंदर लिस्ट दी गई है ऑफेंसेस की, अपराधों की लिस्ट है। दो तरीके के अपराध होते हैं, एक तो होते हैं तुम्हारे कंपाउंडेबल और एक होते हैं अनकंपाउंडेबल। हिंदी में बोलूँ तो समझो इसको बोलते हैं सुलह करने योग्य, कंपाउंडेबल को हिंदी में बोलते हैं सुलह करने योग्य, अनकंपाउंडेबल को हिंदी में बोलते हैं सुलह करने योग्य नहीं। देखो सुलह करने योग्य मतलब सेटलमेंट पॉसिबल है। कंपाउंडेबल वाले कौन से बेटा, छोटे लेवल के क्राइम है। छोटे लेवल के क्राइम है मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, फाइन लगता है, जेल तो होती नहीं है। आप कोर्ट में भी जाओगे तो कोर्ट क्या कराएगी, सेटलमेंट कराएगी ना, वही सेटलमेंट आप आउट ऑफ कोर्ट कर लो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट के लिए फेमस है, लड़ते लड़ते पुश्ते मर जाती है, डिसीजन नहीं आता, तो कुछ मामले आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, इस वाले में अनकंपाउंडेबल। ये बेटा बड़े लेवल के क्राइम है, यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर सिर्फ फाइन नहीं लगता, यहाँ पे जेल भी होती है। लोगों के दिमाग में डर बिठाना होता है कि इस तरीके के क्राइम मत करो वरना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। अब अगर ऐसे क्राइम को आपने कोर्ट में जाने से रोक दिया, क्रिमिनल को एनकरेजमेंट मिलेगा कि हम तो कैसा भी क्राइम करें पैसे देके बच जाएंगे, ठीक है, और क्रिमिनल्स को एनकरेजमेंट मिलेगा तो क्राइम बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा तो नुकसान तो आम जनता का ही है ना। सो इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड वॉइड। समझ आई बात। अनकंपाउंडेबल वालों को कोर्ट में जाने से रोकोगे देन इट इज वॉइड, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। कंपाउंडेबल में कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात की नहीं आई बताओ। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन कहता है एन एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द प्रोसीडिंग फ्रॉम नॉर्मली रनिंग इनटू नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स। फोर्स यूज करके नॉर्मल चल रही प्रोसीडिंग को चलने से रोका जा रहा है। इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है दो तरीके के ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल और अनकंपाउंडेबल। अनकंपाउंडेबल वालों को कोर्ट में जाने से रोकोगे देन इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, विल बी वॉइड। समझ आ गई बात। अच्छा नेक्स्ट आ रहे हैं दो वर्ड, इन दो वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटेनेंस और चैम्पर्टी। पहले एग्जाम्पल से समझेंगे फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ आपको। अच्छा मुझे बताओ बेटा, दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ए और बी के बीच में, है ना। बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो बी पे केस कौन कर सकता है, ए कर सकता है ना। ए के पास केस फाइल करने के पैसे नहीं है भाई, खर्चे तो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाते हैं ना, जजमेंट तो आते आते आएगा, तो ए के पास कोर्ट फीस फाइल करने के पैसे नहीं है। अब है ना एक बंदा है सी, वो उसे ये अमाउंट देता है कोर्ट फीस का और कहता है पैसे मैं देता हूँ तो केस फाइल कर। सी जो है उसकी राइवलरी चल रही है बी के साथ, दुश्मनी चल रही है, तो यहाँ पर ए जीते या हारे, ए जीते या हारे सी को कुछ नहीं मिलेगा। सी का इरादा सिर्फ और सिर्फ बी को परेशान करना है, मेंटेनेंस। सी जो है ऐसे केस लॉ को बढ़ावा दे रहा है जिसमें इसका खुद का कोई हित शामिल नहीं है। ही इज प्रोमोटिंग अ लिटिगेशन इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। क्यों, जीते या हारे ए, सी को कुछ नहीं मिलना, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। यू आर मेंटेनिंग अ केस इन विच यू योरसेल्फ हैव नो इंटरेस्ट। बंदा जीते या हारे तुम्हें कुछ नहीं मिलना, देन इट इज नोन एज मेंटेनेंस। समझ आई बात। अब इसी को दूसरी तरीके से देखेंगे चैम्पट्टी के लिए। सेम एग्जाम्पल, अगेन कॉन्ट्रैक्ट बेटा ए और बी के बीच में, बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ए के पास केस फाइल करने के लिए पैसे नहीं है, सी उसे ये अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कोर्ट फीस का अमाउंट। इस बार लेकिन सी सोच रहा है बेटा बिजनेसमैन की तरह। सी ये सोच रहा है कि भाई ए का केस स्ट्रांग है, ए जीतेगा, अगर जीत गया तो इसे 10 लाख रुपए मिलेंगे और इस 10 लाख में से 2 लाख रुपए मैं ले जाऊंगा। इंटरेस्ट जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया बताओ।
अब सी ऐसी लिटिगेशन को बढ़ावा दे रहा है, कोर्ट केस को बढ़ावा दे रहा है जिसमें इसका खुद का फायदा जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे चैम्प पार्टी। Promoting a litigation in which party has interest. If the party whom he is assisting wins the case, he will get a part of the compensation proceeds. समझ आ गई बात? तो इसको क्या बोलेंगे? चैम्प पार्टी। इसको क्या बोलेंगे? चैम्प पार्टी। इंग्लिश लॉ में तो दोनों को वॉइड मान रखा है। इंग्लिश लॉ कहता है दोनों के दोनों क्या है? वॉइड है। लेकिन इंडिया में हमारे क्या मानते हैं? दे आर जनरली वैलिड अनलेस एंड अनटिल दे आर डन विद अनरीजनेबल और अनजस्ट रीजन और मैलिशियस मोटिव। मैलिशियस मोटिव मतलब बैड इंटेंशन। इंडिया में वैलिड है जब तक कि अनरीजनेबल ना हो, अनजस्ट ना हो या गलत इरादे से ना किए जाए। अब बोलोगे मैम गलत इरादा सही इरादा कैसे? अब देखो यहाँ तो मैं बता सकती हूँ, चैम्प पार्टी में तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इसमें बता सकते हैं। सपोज करो ए जो है उसके पास कोर्ट फीस फाइल करने के पैसे नहीं थे, उसका एक फ्रेंड है सी, वो एज अ फ्रेंड उसकी हेल्प कर रहा है ए की कि मैं तुझे कोर्ट फीस का अमाउंट देता हूँ, तू तो केस कर। ठीक है, अच्छे इरादे से कर रहा है, उसकी बी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो इट इज़ इन गुड फेथ, इंडिया में वैलिड है। इंडिया में वैलिड है। इंग्लैंड में तो बोलते हैं किसी भी तरीके की मेंटेनेंस या चैम्पर्टी वॉइड मानी जाएगी। ये समझ आ गई बात कि नहीं आई बताओ? ये मेंटेनेंस है जहाँ इंटरेस्ट आपका नहीं है और चैम्पर्टी में आपका इंटरेस्ट है। डेफिनेशन देखो एक बार, प्रोमोटिंग अ लिटिगेशन इन विच पार्टी हैज नो इंटरेस्ट। ऐसे केस लॉ को, लिटिगेशन का मतलब केस लॉ को बढ़ावा दे रहे हो जिसमें तुम्हारा खुद का कोई हित जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ यू आर प्रोमोटिंग अ लिटिगेशन इन विच द पार्टीज हैव इंटरेस्ट। अगर वो बंदा जीत गया तो आपको कंपेंसेशन प्रोसीड का कुछ हिस्सा मिलेगा, देन इट इज़ योर चैम्प पार्टी। इंग्लैंड में दोनों वॉइड है, इंडिया में वैलिड माना जाएगा अनलेस दे आर अनरीजनेबल, अनजस्ट, डन विद मैलिशियस मोटिव। समझ आ गई बात? तो ये चीज़ हमने ली, मेंटेनेंस एंड चैम्प पार्टी। इंडिया में इनको वैलिड माना गया है, अगर अच्छे इरादे से है तो वैलिड है। जैसे मेंटेनेंस का एग्जांपल लिया ना, अच्छे इरादे से था, ठीक है ना, फ्रेंड की तरह हेल्प कर रहा है, उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, उसका इरादा बी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, फिर तो वॉइड में चला जाएगा ना। इट विल बी विद मैलिशियस मोटिव, गलत इरादे से हो गया ना। नेक्स्ट आया ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस। न्यूज़ में वर्ड सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सुना है क्या? मतलब होता क्या मतलब है उसका, ट्रैफिकिंग वर्ड का? हाँ, इंसानों को गुड्स की तरह खरीदना और बेचना ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। यहाँ पर किसकी ट्रैफिकिंग की बात चल रही है? ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस, मतलब पब्लिक पोस्ट को गुड्स की तरह खरीदना और बेचना। पब्लिक पोस्ट को और पब्लिक अवार्ड्स या टाइटल्स को खरीदना या बेचना। एग्जाम्पल सुनो, ए ने बी से बोला कि अगर मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी दिला दोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। ए ने बी से बोला मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी दिला दोगे तो मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगा? 20 लाख रुपए दूंगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पब्लिक ऑफिसर को रिश्वत दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो पब्लिक ऑफिसर को रिश्वत दोगे, पॉइंट नंबर 4 में कवर हो जाएगा। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड। भाई इसके लिए पर्टिकुलर एग्जाम बना हुआ है जिसके लिए बंदे 3-3 साल तक ड्रॉप करते हैं। ठीक है, एस्पिरेंट वेब सीरीज आई थी, देखी किसी ने? अच्छी वेब सीरीज है वो भी। उसके अंदर क्या था, यही था कि यूपीएससी वगैरह के लिए बच्चे कितने कितने साल तक मेहनत कर रहे हैं। अगर पैसे लेकर के आप इस तरीके से अलॉटमेंट करोगे ये तो गलत हो गया ना, उनके साथ अन्याय है कि नहीं है बताओ? और जो डिजर्विंग बंदा है वो सही जगह पहुंच नहीं रहा, नहीं पहुंच पा रहा ना, तो इसे गलत माना जाएगा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, वॉइड है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आपने टीवी पे बेटा अवार्ड शोज देखे हैं, एंड नॉमिनेशंस आर, फिर उसमें 4-5 लोगों का नॉमिनेशन आता है, फिर बोलते हैं एंड द अवार्ड गोज टू सो एंड सो, यही होता है। तो पहले कई शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं 4-5 बंदों के नाम, उनमें से किसी एक को दे दिया जाता है। अब उनमें से किसको देना है ये तो ज्यूरी डिसाइड करती है ना, जजेस पैनल बैठता है, उनमें से 5 में से किसको देना है
वो डिसाइड करते हैं, है ना। अब मान लो सपोज करो पद्म विभूषण का अवार्ड देना है, पब्लिक अवार्ड की बात करूंगी मैं यहाँ पे, पब्लिक टाइटल या अवार्ड। 3 बंदों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ, 3 में से एक को पद्म विभूषण का अवार्ड देना था। डिसाइड करने वाली जूरी के बंदे को आपने रिश्वत दे दी, मेरा नाम जो है वो फाइनल कर दो। ये भी क्या है? ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस। ये भी क्या है? ट्रैफिकिंग इन पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पोस्ट या पब्लिक टाइटल्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हो पैसे देके, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड। समझ आ गई बात ये वाली? आगे क्या आ रहा है? एग्रीमेंट क्रिएटिंग मोनोपोली। इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे वर्ड मोनोपोली। सिंगल सेलर जिस रेट पे गुड्स बेचना चाहेगा बेचेगा, पब्लिक खरीदेगी क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अब यहाँ पर मोनोपोली के केस में कंपटीशन खत्म हो जाता है बेटा कि नहीं होता? बताओ। मोनोपोली किल्स द कंपटीशन। कंपटीशन नहीं है तो नुकसान किसका? आम जनता का। अगर कंपटीशन नहीं है तो नुकसान किसका? आम जनता का ही तो है ना, ठीक है ना। तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड। तो मैंने लिख भी रखा है, इट किल्स कंपटीशन। अच्छा मुझे एक स्टेटमेंट सोच के बताओ सच है या गलत है। मोनोपोली इज नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल इट इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। मोनोपोली तब तक संभव नहीं है जब तक कि सरकार खुद उसका समर्थन ना कर दे। बिल्कुल सही है भाई। दे आर मैनी पीपल कैपिटलिस्ट जिनके पास खूब सारा पैसा है, दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर एवेन्यूज कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे ही आपको पता चलता है इस फील्ड में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, वो लोग भी इस फील्ड में एंटर कर जाएंगे और उनकी एंट्री के बाद आप सिंगल सेलर रहोगे कहाँ? ये तो सिर्फ कब हो सकता है? जब गवर्नमेंट खुद ही वो सेक्टर अपने पास रख ले, अदरवाइज संभव नहीं है। आगे देखो क्या दिया है, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर अवार्ड, पैसे लेके शादी कराना। नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड। अच्छा शॉर्ट में बोलूँ, इजी लैंग्वेज में, पंडितों के धंधों पे ताले लगाए। मूवीज़ वगैरह में देखा है, पंडित लोग होते हैं, एक जगह गए नाश्ता पानी किया, रिश्ता लेकर के फिर दूसरी जगह गए वहाँ नाश्ता पानी किया, कमीशन खाया दोनों जगह से और शादी करवा दी। निगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड। अब बोलोगे मैम इतनी सारी तो देखो मैट्रिमोनियल साइट्स खुली हुई हैं, मैरिज ब्यूरो भी तो हैं, अब ये भी सारे खराब हो गए क्या? ये भी सारे अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में जाएंगे क्या? द आंसर इज नो। रीजन क्या है? देखो, दे ओनली प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन, दे डू नॉट निगोशिएट मैरिज फॉर यू। अगर आपने किसी मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्ट्रेशन कराया तो वो आपको रेलेवेंट बायोडेटा या सीवीज भेजते हैं, आगे की कार्रवाई आप खुद करते हो। समझ में आ रही बात? दे डू नॉट निगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड, दे जस्ट प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन। सो ये यहाँ पर एग्जाम्प्ट है भाई। समझ आ गई बात? वापस बताऊँ ये वाला, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट ये कहता है टू निगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड। पैसे लेके शादी करवाना गलत है ये, ठीक है। अच्छा इसमें एक बहुत डिफरेंट तरीके का एग्जाम्पल आया एक बार सीपीटी में, तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा लीक से हटके था, बिल्कुल प्रॉपर वर्ड के अकॉर्डिंग बनाया। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, ब्रोकरेज मतलब होता है दलाली, होता है ना। अच्छा देखो उसने एग्जाम्पल किस तरीके से बनाया। ए जो है वो बी से कहता है कि मैं तुझे 20 लाख रुपए दूंगा अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। समझ में आया? ऐसा एग्जाम्पल फ्रेम किया आईसीआई ने और पूछा इसमें कि ये आपका कौन से हेड में कवर्ड होगा। द आंसर वॉज मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होता तो इमोरल में डाल देते, जाता तो तब भी वॉइड में, नहीं होता तो किस में डालते ये ऑप्शन? इमोरल में डाल देते, वो भी तो इमोरल तो हो ही रहा है ना। तो मैरिज ब्रोकरेज अलग से हेड बना हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। देखो पब्लिक ऑफिसर को रिश्वत दी, पॉइंट नंबर 4 में कवर की थी, और अगर जज को रिश्वत दी पॉइंट नंबर 7 में कवर्ड है। जज को रिश्वत दे रहे हैं कि फैसला मेरे हक में दे दो। इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय में हस्तक्षेप करना, इंटरफियर करना, रुकावट डालना, यही होता है ना इंटरफेरेंस का मतलब। आप क्या है, जस्टिस में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप क्या कह रहे हो, आप एक जुडिशियल ऑफिसर को करप्टली काम करने के लिए कह रहे हो।
जुडिशियल ऑफिसर को करप्टली काम करने के लिए कह रहे हो, मतलब जज को रिश्वत दे रहे हो, ठीक है। या आप विटनेस से कह रहे हो कि इस पर्टिकुलर दिन ना गवाही देने मत आना, पर अरे भाई देने के लिए पैसे नहीं, यहाँ पे क्या है, नहीं आने के पैसे दे रहा है भाई, उस बंदे की गवाही इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोल रहे कि भाई तू तो आना मत, यू आर गिविंग मनी टू द विटनेस इन ऑर्डर टू एब्सेंट हिम फ्रॉम द ट्रायल, उस दिन तुम आना मत, तुम नहीं आओगे, तुम्हारी गवाही नहीं लगेगी ना, तो ये फैसला मेरे हक में आ जाएगा। पैसे हमेशा क्या होते हैं बेटा, उल्टे कामों के लिए दिए जाते हैं। बीइंग एन इंडियन सिटीजन, आंखों के सामने कुछ होते हुए देखा है, कोर्ट में बताने की ड्यूटी बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, आपको पैसे किस लिए दे जा रहे हैं कि आप अपनी गवाही देने मत आओ, ठीक है ना। किस में जाएगा, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस में जाएगा, क्या हो जाएगा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, विल बी वॉइड। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन में प्राइवेट ऑफिसर को रिश्वत दे रहा है, पब्लिक ऑफिसर को रिश्वत दी, पॉइंट नंबर 4 में कवर्ड थी। जज को रिश्वत दी, जुडिशियल ऑफिसर को, तो पॉइंट नंबर तुम्हारा 7 में कवर हो गई। अब प्राइवेट ऑफिसर को रिश्वत दी तो किस में कवर्ड है, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, आप उसे ड्यूटी के अगेंस्ट में कुछ काम करने को कह रहे हो, यू आर क्रिएटिंग इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, आप उसका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो कि वो अपने ड्यूटी के अगेंस्ट में जाके कुछ करे, प्राइवेट ऑफिसर को रिश्वत दे रहे हो। एक फैक्ट्री में एक बंदा काम करता है मैनेजर की तरह, उसको बोला कि तुझे 2 लाख रुपए दूंगा, तेरा मेरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पास करवा दे, ब्राइब दे रहे हैं ना, प्राइवेट ऑफिसर को ब्राइब देंगे तो इस कैटेगरी में कवर हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। आगे बात समझ में यहाँ तक, बताओ नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पर, देखो कंसीडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। कंसीडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट मतलब 2 पार्ट है बेटा, एक कंसीडरेशन के, एक एग्रीमेंट के 2 पार्ट है, एक है तुम्हारा लीगल और दूसरा है इलीगल। एक एग्रीमेंट के 2 पार्ट है, एक पार्ट कैसा है बेटा, लीगल, और दूसरा पार्ट कैसा है, इलीगल। अगर आप लीगल पार्ट से इलीगल पार्ट को अलग कर सकते हो, लीगल वाला पार्ट वैलिड हो जाएगा, इलीगल वाला पार्ट वॉइड हो जाएगा, बट इफ यू कैन नॉट सेपरेट देम, पूरा का पूरा वॉइड होगा। इलीगल के कोलेटरल वॉइड होते हैं, याद करो, इलीगल छूत की बीमारी की तरह है, साथ वालों को भी नहीं छोड़ता, तो इलीगल से जुड़े हुए भी क्या हो जाएंगे तुम्हारे, वॉइड हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल आईसीआई ने तो नहीं दे रखा, बट मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको इसका। ए ने बी को बेटा अपॉइंट किया अपनी फैक्ट्री में, पोस्ट क्या दी है उसको, सुपरवाइजर। ए ने बी को अपॉइंट किया अपनी फैक्ट्री में ऑन द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर। अब इसको बेटा 2 काम दे दिए, एक काम तो इसको दिया है लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो, लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो। इंडिगो जानते हो बेटा, जो कपड़ों पे नील लगाते हैं ना, उसको इंडिगो बोलते हैं। तो एक काम तो लीगल दिया था, और दूसरा काम था इलीगल ट्रैफिकिंग इन सर्टेन आर्टिकल्स। एक पार्ट लीगल हो गया और एक पार्ट हो गया इलीगल, और ये बोला कि मैं तुझे है ना 20 लाख रुपीस पर एनम के अकॉर्डिंग सैलरी दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंबाइंड सैलरी है, आप पता नहीं लगा सकते कि लीगल पार्ट के लिए कितना पे कर रहा है और इलीगल पार्ट के लिए कितना पे कर रहा है, पूरे का पूरा वॉइड माना जाएगा। समझ आ गया, कंसीडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, कंसीडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, पार्टली लीगल है पार्टली इलीगल है। ये एग्जाम्पल बेटा मैंने नहीं बनाया है, आपकी सीपीटी वाला जो बुक चलता था ना पहले, उसका एग्जाम्पल है, आईसीआई कभी भी मेन एग्जाम में डाल सकता है। इलीगल ट्रैफिकिंग इन सर्टेन आर्टिकल्स मतलब इलीगली किन्हीं गुड्स में आपको डील करना है, बाइंग और सेलिंग करनी है। ट्रैफिकिंग का मतलब ही क्या होता है, बाइंग और सेलिंग।
समझ आ गई बात? तो ऐसा कुछ आए तो रूल सिंपल कहता है अगर लीगल पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इलीगल पार्ट तो लीगल वैलिड होता है, इलीगल वॉइड होता है, बट इफ दे कैन नॉट बी सेपरेटेड पूरा का पूरा वॉइड होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन यही चीज एक बार लेंगे आईसीआई से। आईसीआई अपन ने ओपन नहीं कर रखी थी क्या? ये एक काम करते हैं, रुको एक मिनट। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी टॉपिक ले रहे हैं। पहला पॉइंट आ रहा है ट्रेडिंग विद एनिमी। एनिमी के आगे वर्ड ऐड कर लो, किसकी बात चलेगी? एलियन एनिमी। कैसे पता चला? एनी ट्रेड विद पर्सन ओइंग एलिगेंस टू अ गवर्नमेंट एट वॉर। एलियन एनिमी ही तो हुआ है ना? एलियन एनिमी हुआ कि नहीं हुआ? वर्ड से देखो आप। विदाउट द लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वॉइड है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। सही है ना? अच्छा एग्जाम्पल पढ़ो, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मतलब रीसेंट सिनेरियोज में बनाए थे कोविड के टाइम आईसीआई ने। उस समय काफ़ी हंगामा हुआ था ना, चाइना बॉर्डर डिस्टर्बेंसेस हुए थे जो, तो टिकटॉक पबजी वगैरह बैन किए थे, याद आ रहा है? इंडिया एंटर्ड इनटू वॉर लाइक सिचुएशन विद चाइना। मिस्टर ए फ्रॉम इंडिया एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद चाइना फॉर इंपोर्ट ऑफ टॉयज। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज चाइना इज एलियन एनिमी। अब कैसे बोलोगे? वॉर लाइक सिचुएशन क्वेश्चन में दे दी तो मान लिया। कॉन्ट्रैक्ट इफ मेड बिफोर सच वॉर सस्पेंड हो जाएंगे। वॉर से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, वॉर हो गई, तब उनको क्या करो? सस्पेंड कर दो, एक बार रोकना तो पड़ेगा ना। आगे क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट इफ मेड, यहाँ तक ले लिया ना, लाइक इंडिया फेल्ट एप्स लाइक टिकटॉक एंड पबजी प्रोवाइड इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। क्या कर दिया था? इनको बैन कर दिया था ना, एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स वर डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो ये रिसेंट पे उसी समय डाला था, उससे पहले नहीं था ये एग्जाम्पल। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, यहाँ थोड़ा सा आईसीआई में करेक्शन करना है। प्रेजेंट वर्ड को करो प्रिवेंट। अपने नोट्स में तो अपन ने सही लिखा है प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब रोकना। एन एग्रीमेंट टू प्रिवेंट द प्रोसीडिंग फ्रॉम रनिंग इनटू नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स। बल का प्रयोग करके नॉर्मल चल रही प्रोसीडिंग को रोकना। ये याद करनी है, चाहे तो यहाँ से करो चाहे पीडीएफ से करो। ठीक है, नो वन शुड मेक ट्रेड ऑफ फेलोनी। आप इस तरीके से जस्टिस का व्यापार नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है बेटा, पूछा नहीं अभी तक। नो वन शुड मेक ट्रेड ऑफ फेलोनी कमेंट अगर दे दिया ना स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के बारे में, याद रखना स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। एक एक्ट का नाम बताया था, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। स्टैचुरी लिस्ट दी हुई है किसी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की और अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस की दी हुई है ना। तो ये टॉपिक वैसे तो आपको पीडीएफ में बहुत इजी मिलेगा। यहाँ से यहाँ पे बोल रखा है कि अंडर इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हाउएवर स्टैचुरी लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड एग्रीमेंट टू ड्रॉप प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू सच ऑफेंसेस इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। किसकी बात चल रही है? मैंने कहा था ना भाई, कोर्ट में भी जाओगे तो कोर्ट क्या कराएगा? सेटलमेंट। वही सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? जब ये ऑफेंस कैसा होगा? अनकंपाउंडेबल। एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, देखो। ए एग्रीज टू सेल सर्टेन लैंड टू बी। ए कहता है बी से कि मैं अपना लैंड तुझे बेच दूंगा इन कंसिडरेशन ऑफ बी एब्सटेनिंग फ्रॉम टेकिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट है। अगर तू मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई या आपराधिक कार्रवाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस फाइल मत कर। अगर ऑफेंस कैसा दे दिया क्वेश्चन में? कंपाउंडेबल, तो अलाउड है। लेकिन अगर ऑफेंस दे दिया होता अनकंपाउंडेबल, अब किस में ले लोगे? अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब क्या हो जाएगा? वॉइड। तो अगर ये कंपाउंडेबल है, इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वैलिड है। और अगर यही हो जाता तुम्हारा अनकंपाउंडेबल, तो किस में ले लेते? अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। यही क्या हो जाता तुम्हारा? वॉइड हो जाता। समझ आई बात की नहीं आई बताओ? यहाँ लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है, वहां से करना एक बार, फिर समझ में आ जाएगी।
और चाहो तो उसी फॉर्मेट में लिख देना तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस क्या होता है? प्रोमोटिंग अ लिटिगेशन इन विच यू हैव नो इंटरेस्ट। ऐसे केस को बढ़ावा दे रहे जिसमें तुम्हारा खुद का कोई फायदा नहीं है, बंदा जीते या हारे तुम्हें कुछ नहीं मिलना। क्या लिखा है देखो, एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन अ सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। कोई फायदा नहीं है, चाहे तो वो डेफिनेशन दे दो वो भी सही है। प्रोमोटिंग अ लिटिगेशन इन विच पार्टी हैज नो इंटरेस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, पढ़ो फटाफट। जस्ट टू अनॉय सी दिया हुआ है, मतलब ये तो मैलिशियस मोटिव हो गया ना, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी में जाएगा, क्या हो जाएगा? वॉइड, है ना। इरादा सिर्फ और सिर्फ क्या है? सी को परेशान करना, है ना। चैम्पर्टी क्या बोलती है? एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन एग्रीज टू असिस्ट अनदर इन लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब कोर्ट केस, इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस टू हैंड ओवर पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन, कि अगर जीत गया तो जो मुआवजे की राशि है ना उसका एक भाग मुझे देना पड़ेगा। इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, किस में जाएगा? चैम्पर्टी। चैम्पर्टी में एग्जाम्पल पढ़ो ये वाला। A agrees to pay expenses to B if he sues C and B agrees to pay half of the amount received from the result of such suit। इंटरेस्ट जुड़ गया ना, किस में चला गया? चैम्पर्टी। जीत गया तो आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, चैम्पर्टी है। अब इन्होंने क्या बोला, ये आपके इंडिया में जनरली वैलिड है, अनलेस, जब तक कि अनरीजनेबल ना हो, अनजस्ट ना हो, मैलिशियस मोटिव से ना किए जाएं। आगे का याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सही है, आगे समझ में यहां तक करना है। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस, पॉइंट को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में इसका प्रैक्टिकल आ चुका है 2 बार। ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस याद करवाया था, पब्लिक ऑफिसर को रिश्वत देना, है ना। अब इसमें क्या दिया है देखो, एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस अपोज टू पब्लिक ऑफिस पॉलिसी as it interfere with the appointment of person best qualified for the service। पब्लिक पॉलिसी ये कहती है कि पब्लिक पोस्ट के लिए कोई मनी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है तो ये किस में चले जाएंगे बेटा? वॉइड में। सिंस दे आर टेंटामाउंट टू सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। ये कठिन लैंग्वेज करने की जरूरत नहीं है, ये वाला कर लो एक बार, ये मैंने कराया था पद्म विभूषण वाला। हाँ, टाइटल का मतलब अवार्ड, पद्म विभूषण आ गया ना। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, ज्यूरी बैठी उसको रिश्वत दे दी कि पद्म विभूषण का अवार्ड मुझे दे दो। ये करना है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है भाई। एक पब्लिक सर्वेंट को पैसे दे रहे हो, और मतलब पब्लिक ऑफिसर को पैसे दे रहे हो और बोले तू अपनी पोस्ट से रिटायर हो जा जिससे तेरी जगह मैं अपॉइंट हो सकूं। गलत है कि नहीं है बताओ? गलत है ना। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड। एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पब्लिक servant in order to induce him to retire from his office so that another person may secure the appointment, it is against public policy will be void। मतलब ये वाला पॉइंट है ना, इसकी लैंग्वेज बेटा याद करो, ये याद होगा। बाकियों में रीडिंग लगाना, हेडिंग याद करो, रीडिंग लगाओ। ये वाला पॉइंट पूछा हुआ है, इसको तो एक बार पैराग्राफ भी याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो इजी सा एग्जांपल है, देखो मैंने तुम्हें दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्होंने क्या डाला? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, पढ़ो एक बार। सेम है ना। अच्छा, लास्ट पॉइंट आज लेंगे ये वाला, 5th वाला, एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली। हमने पढ़ा था ना, इट किल्स कंपटीशन, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड। मोनोपोली में कंपटीशन खत्म हो जाता है, कंपटीशन नहीं है तो नुकसान किसका? आम जनता का। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड। एग्जाम्पल पढ़ो ये वाला, कोविड के टाइम पे ये एग्जाम्पल ऐड किया है आईसीआई ने, पूछा जा सकता है, नए एग्जाम्पल है ना इसलिए।
उस समय आपको पता है ना, काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई थी, इंजेक्शन रामाडिसिविर समथिंग कुछ एक ऐसा नाम था, वो भी काफ़ी शॉर्टेज में आ गया था, काफ़ी ब्लैक में बिका था, है ना। तो उस समय ये डाला था इन्होंने कि 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के वेस्ट बंगाल में, XYZ और ABC. They both entered into contract of supplying the same at very high rate. Enjoy the monopoly rate during the COVID period in the country. Opposed to public policy as they tend to create monopoly. नुकसान आम जनता का है ना, और जो भी जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो काम तो आपको सही से करना चाहिए. अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी विल बी वॉइड. यहाँ तक कर लोगे बेटा, बताओ. तो आज यहाँ तक का मैटर लो, कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे.